नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव डायरी, जहां हर कहानी एक केस है और हर केस में छुपा है एक राज। बनारस में रात कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती। यहाँ अंधेरा भी अगर बैठता है तो दियों की लौ, चिताओं की आग और गंगा पर तैरती आरतियों की रोशनी उसे चैन से टिकने नहीं देती। लेकिन उस रात, उस खास रात, अंधेरे ने जैसे जिद ठान ली थी। गंगा का पानी असामान्य रूप से शांत था। हवा में नमी थी, लेकिन ठंड नहीं। और मणिकर्णिका से थोड़ा आगे, जहां पर्यटक कम आते हैं, वहां एक घाट था जिसका नाम नक्शों में भी ठीक से दर्ज नहीं था। उसी घाट पर थी वो सीढ़ी, न पहली न आखिरी, बस अलग। आरव शुक्ला ने कैमरे का लेंस साफ किया और सांस रोककर फ्रेम सेट किया। बस एक फोटो, उसने खुद से कहा, और फिर निकलते हैं। वो बनारस आया था एक साधारण असाइनमेंट पर, घाटों पर बदलता जीवन। लेकिन पिछले 3 दिनों से उसे ये सीढ़ी बेचैन कर रही थी। दिन में वो सीढ़ी आम लगती थी, पत्थर घिसा हुआ, किनारों पर काई, पास में टूटी रेलिंग। लेकिन रात में वो सीढ़ी गिनती से बाहर लगती थी। घाट की बाकी सीढ़ियां अगर 1 से 84 तक जाती थीं, तो ये सीढ़ी जैसे 85 नहीं, कुछ और थी। आरव ने कई बार गिना था। हर बार गिनती यहां आकर बिगड़ जाती थी, कभी एक ज्यादा, कभी एक कम। और आज उसने तय कर लिया था कि वो इसका सबूत लेगा। कैमरे का क्लिक गूंजा। उसी पल कहीं दूर से मंदिर की घंटी बजी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आरव को लगा घंटी की आवाज नीचे से आ रही है। उसने गर्दन झुकाई। सीढ़ी के नीचे अंधेरा था, घना, गाढ़ा, जैसे कोई गड्ढा, जबकि गंगा का पानी तो बस 2 कदम दूर था। आरव के हाथ में कैमरा कांप गया। उसने दोबारा फोटो खींची। इस बार फ्लैश अपने आप जल गया, और फ्लैश की रोशनी में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी रीढ़ में ठंडा कांटा बनकर उतर गया। सीढ़ी के सबसे नीचे, जहां पानी होना चाहिए था, वहां पानी नहीं था। वहां खड़ा था एक आदमी, सफेद धोती, नंगा बदन, राख लिपटा हुआ, चेहरा ऊपर की ओर, आंखें बिल्कुल काली। आरव पीछे हटा। कौन है? उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। आदमी मुस्कुराया और बोला, गिनती पूरी हो गई। अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। आरव ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। उसके कानों में अब कई आवाजें गूंज रही थीं, मंत्र, रोना, हंसी और किसी बच्चे की गिनती। 1, 2, 3। आरव चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो घाट वैसा ही था जैसा हमेशा। कोई आदमी नहीं, कोई अंधेरा गड्ढा नहीं, बस उसके हाथ में कैमरा था, और कैमरे की स्क्रीन पर एक फोटो खुली हुई थी, सीढ़ी की। लेकिन इस बार फोटो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, नाम दर्ज, आरव शुक्ला, क्रम संख्या 87। आरव की सांस रुक गई। उसने पीछे मुड़कर घाट की सीढ़ियों को देखा। अब वहां कुल 86 सीढ़ियां थीं, और जिस जगह वो खड़ा था वो जमीन नहीं थी, वो थी अगली सीढ़ी। सुबह की पहली आरती की आवाज आरव के कानों में ऐसे पड़ी जैसे किसी गहरी नींद से झकझोर दिया गया थप्पड़। वो जमीन पर बैठा था, पीठ ठंडी पत्थर की सीढ़ी से टिकी हुई, हाथ में कैमरा अब भी कसकर पकड़ा हुआ। सपना था, उसने खुद से कहा, बस एक बहुत ही असली सपना। लेकिन सपने में कैमरा हाथ में नहीं रहता, और सपने में कैमरे की स्क्रीन पर नाम नहीं लिखा होता। आरव ने धीरे धीरे कैमरा उठाया। स्क्रीन ऑन थी। वही फोटो, वही सीढ़ी और वही लाल अक्षर, नाम दर्ज, आरव शुक्ला, क्रम संख्या 87। उसका गला सूख गया। उसने आसपास देखा। घाट पर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। पंडे, नाविक, चाय वाले, कुछ विदेशी पर्यटक। लेकिन कोई भी उस सीढ़ी की तरफ नहीं देख रहा था, जैसे वो मौजूद ही न हो। आरव उठा और सीधे पास बैठे नाविक के पास गया। भैया, उसने संयम से पूछा, यहां सीढ़ियां कितनी हैं? नाविक ने बिना सोचे जवाब दिया, 86। आरव की उंगलियां कांप गईं। और कोई अलग सीढ़ी, मतलब जो गिनती में ना आती हो? नाविक ने उसे अजीब नजर से देखा, फिर हंसा। बाबू, बनारस में बहुत कुछ अलग है,
लेकिन सीढ़ियां नहीं। आरव पीछे हटा। उसने दोबारा गिनती की, एक एक करके। 86। जिस जगह वो रात को खड़ा था वो अब बस जमीन थी, सामान्य, निर्दोष। तो फिर 87 क्या था? वो सीधा पुलिस चौकी पहुंचा। ड्यूटी पर बैठे सब इंस्पेक्टर ने उसकी बात आधी सुनी, आधी अनसुनी की। देखिए सर, ये फोटो मैंने खुद ली है, इसमें एडिट नहीं है। इंस्पेक्टर ने स्क्रीन देखी। उसके चेहरे की रंगत बदल गई, बहुत हल्का सा। लेकिन आरव ने पकड़ लिया। ये, इंस्पेक्टर ने खांसते हुए कहा, ये कैमरा आप कहां से लाए? दिल्ली से। क्यों? इंस्पेक्टर कुर्सी से उठा, दरवाजा बंद किया, फिर धीमी आवाज में बोला, आपको ये फोटो किसी को नहीं दिखानी चाहिए थी। क्यों? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर इंस्पेक्टर ने दराज खोली, एक पुरानी धूल जमी फाइल निकाली। फाइल पर लिखा था, अप्राकृतिक मृत्यु 2013। 12 साल पहले। इंस्पेक्टर बोला, ठीक ऐसी ही एक फोटो मिली थी। आरव का दिल जोर से धड़का। किसकी? इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। अंदर एक फोटो थी, वही घाट, वही सीढ़ी, और नीचे लिखा था, नाम दर्ज, नीलकंठ मिश्रा, क्रम संख्या 86। नीलकंठ? आरव बुदबुदाया। तो फिर, हां, वही आखिरी सीढ़ी। और नीलकंठ का क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने खिड़की से बाहर देखा। 3 दिन बाद उसकी लाश गंगा में मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत को आते देखा हो। आरव की सांस उखड़ने लगी। और केस? बंद। ऊपर से आदेश? किस ऊपर से? इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया, बस फाइल बंद कर दी। घाट से निकलते हुए आरव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो मुड़ा। घाट के कोने में पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था, सफेद राख में लिपटा, उसी तरह जैसे रात को। आरव का दिल बैठ गया। साधु ने आंखें खोलीं, काली, गहरी। डर गया, साधु मुस्कुराया। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर फिर जड़ हो गए। आप मुझे जानते हैं? साधु हंसा। नाम लिखा चुका है तेरा, जानना ही पड़ेगा। क्या लिखा चुका है? साधु ने जमीन पर उंगली से रेखा खींची। एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर 12 साल, वो बोला, एक सीढ़ी बढ़ती है। और हर सीढ़ी के साथ उसने आरव की आंखों में देखा, एक नाम कटता है। मैं मरने वाला हूं? आरव की आवाज टूट गई। साधु ने सिर हिलाया। नहीं। आरव को लगा सांस वापस आ गई। मरता तो वही है, साधु ने आगे कहा, जो भागता है। और जो नहीं भागता? साधु की मुस्कान गायब हो गई। वो सीढ़ी बन जाता है। पीपल के पत्ते जोर से हिले। आरव ने पलक झपकी। साधु वहां नहीं था। सिर्फ जमीन पर राख से लिखा एक अंक, 87, और नीचे एक तारीख, आज से 3 दिन बाद। आरव जान गया था कि ये अब कहानी नहीं रही, ये गिनती है, और गिनती कभी रुकती नहीं। बारिश बनारस में यूं नहीं बरसती, वो यादें भिगोती है। आरव घाट से निकलकर तंग गलियों में तेज कदमों से चल रहा था। पीठ पर कैमरा, जेब में मोबाइल, और दिमाग में सिर्फ एक तारीख, 3 दिन बाद। हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं दिखता, लेकिन कदमों की आहट हमेशा एक ज्यादा होती। उसने फोन निकाला और कॉल मिलाया। उठा ले यार, उठा ले। 3 रिंग। हां? दूसरी तरफ से परिचित आवाज। आरव की सांस ढीली पड़ी। समीर, उसने कहा, तू अभी बनारस आ सकता है? अबे पागल है क्या, आधी रात? मेरे पास 3 दिन है, आरव ने बीच में काटा। या तो तू आएगा या फिर मेरी अस्थियां गंगा में होंगी। कुछ सेकंड की चुप्पी। मैं सुबह की ट्रेन पकड़ रहा हूं, समीर बोला। और अगर तू मजाक कर रहा है ना? नहीं हूं, आरव ने धीमे कहा। इस बार नहीं। समीर दोपहर तक बनारस पहुंच गया। दिल्ली वाला आत्मविश्वास अभी भी उसके चेहरे पर था, लेकिन आरव की हालत देखकर वो भी हल्का पड़ गया। तू नशा तो नहीं कर रहा? समीर ने पूछा। जवाब में आरव ने कैमरा आगे बढ़ा दिया। समीर ने फोटो देखी, पहले हंसा, फिर दोबारा देखा, फिर जूम किया। ये एडिट नहीं लग रहा, उसने धीरे कहा। और ये सीढ़ी? समीर ने स्क्रीन से नजर हटाई। ये गिनती में नहीं है। आरव पहली बार किसी को ये कहते सुन रहा था। तुझे भी दिख रही है? समीर ने सिर हिलाया। और ये नाम?
ये लाल अक्षर? हाँ। कमरे में सन्नाटा पसर गया। समीर ने बैग से लैपटॉप निकाला। एक काम करते हैं, वो बोला। पहले ये समझते हैं कि 2013 में क्या हुआ था। शाम तक वे दोनों पुराने अखबार, ऑनलाइन आर्काइव और लोकल ब्लॉग खंगाल चुके थे। 3 केस मिले। हर बार मौत अप्राकृतिक, जगह वही घाट, समय हर 12 साल और हर बार एक नाम। 1989 गोविंद तिवारी क्रम 84, 2001 शिव नारायण क्रम 85, 2013 नीलकंठ मिश्रा क्रम 86। समीर ने कुर्सी पीछे सरकाई। तो तू 87 है, उसने कहा। और अगला? नहीं, आरव बोला। अगला कोई नहीं। क्यों? आरव ने साधु की बात दोहराई। जो भागता है मरता है, जो नहीं भागता सीढ़ी बन जाता है। समीर की भौएं सिकुड़ी। मतलब अगर कोई इस गिनती को पूरा ना करे तो नाम कट सकता है, आरव ने कहा। लेकिन कैसे? उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा पंडा खड़ा था। आप लोग नीलकंठ बाबू को जानते थे? उसने पूछा। आरव और समीर एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, आरव बोला। क्यों? पंडा अंदर आया। उनका बेटा आया है, वो बोला। कह रहा है पिता की चीजें आपको दिखानी है। नीलकंठ का बेटा अनिरुद्ध, पतला थका हुआ, आंखों में डर। उसने कपड़े में लिपटी चीज मेज पर रखी। खोला। अंदर था एक पुराना मोटा रजिस्टर। काले कवर पर कोई नाम नहीं। अनिरुद्ध बोला। पापा कहते थे अगर कभी कुछ हो जाए तो ये उसी आदमी को देना जिसका नाम इसमें लिखा दिखे। आरव ने रजिस्टर खोला। पहला पन्ना खाली, दूसरा भी। तीसरे पर हल्के से उभरे हुए अक्षर, जैसे खून से नहीं याद से लिखे हों। क्रम 84 गोविंद तिवारी, क्रम 85 शिव नारायण, क्रम 86 नीलकंठ मिश्रा। और नीचे अधूरी स्याही में क्रम 87 डैश डैश डैश। आरव ने सांस रोक ली। नाम नहीं लिखा? समीर बोला। अभी नहीं, अनिरुद्ध फुसफुसाया। पापा कहते थे नाम तभी पूरा होता है जब आदमी डर मान ले। तभी रजिस्टर का पन्ना अपने आप पलटा और पहली बार एक नाम धुंधला पड़ने लगा। क्रम 85 शिव नारायण। ये कैसे? समीर की आवाज कांप गई। आरव को याद आया 2013 की फाइल में शिव नारायण की मौत लापता लिखी थी, मरा नहीं। मतलब, आरव ने कहा, वो भागा नहीं। कमरे की बत्ती छपकी और तभी नीचे से किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज। 1, 2, 3। आरव उठा। नीचे कौन है? जवाब में सिर्फ एक आवाज। तहखाना खुल चुका है। वही साधु की। जो नाम बचाना है उसे नीचे उतरना होगा। समीर ने आरव का हाथ पकड़ा। तू पागल है क्या? तहखाने में कौन जाता है? आरव ने रजिस्टर बंद किया। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। जो भागता है वही मरता है। और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नीचे अंधेरे में एक और सीढ़ी उसका इंतजार कर रही थी। तहखाने की सीढ़ियां ऊपर की दुनिया से अलग थीं। वे पत्थर की नहीं लगती थीं, वे सांस ले रही थीं। आरव ने पहला कदम नीचे रखा तो उसे ठंड नहीं लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी एड़ी पकड़ ली हो, फिर छोड़ दी हो। आरव, समीर की आवाज पीछे से आई। अगर ये कोई चाल हुई ना, तो ऊपर लौटने का रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा। आरव ने बिना पीछे देखे कहा। क्यों? आरव रुक गया। धीरे से बोला, क्योंकि ये जगह भागने वालों के लिए नहीं बनी। सीढ़ियां गोल घूमती हुई नीचे जा रही थीं। कोई गिनती नहीं, कोई अंत नहीं। हर 5वें कदम पर दीवार में एक छोटा सा दीपक जल उठा, अपने आप। ये बिजली नहीं है, समीर ने फुसफुसाया। ये यादें हैं, पीछे से आवाज आई। दोनों चौंक गए। वही साधु, राख से लिपटा, लेकिन अब उसकी आंखें काली नहीं थीं, वे खाली थीं। ये तहखाना, साधु बोला, मंदिर से पुराना है, शहर से भी पुराना। यहां क्या है? आरव ने पूछा। साधु मुस्कुराया। जो बनारस से छिपाया गया। तहखाने का आखिरी हिस्सा अचानक खुल गया। एक विशाल गोल कक्ष, बीच में पत्थर की एक अधूरी सीढ़ी। उसका ऊपरी हिस्सा हवा में खत्म हो रहा था, नीचे का हिस्सा जमीन में धंसा। और सबसे डरावनी बात, सीढ़ी की सतह पर चेहरे उभरे हुए थे। इंसानी चेहरे, कुछ रोते हुए, कुछ चीखते हुए, कुछ शांत। समीर पीछे हट गया।
ये लोग हैं? ये नाम है, साधु बोला। जो भागे नहीं। आरव आगे बढ़ा। जो नहीं भागा वो मरा नहीं? नहीं, साधु ने सिर हिलाया। वो बनारस बन गया। आरव ने सीढ़ी को छुआ। उसकी उंगलियों में झंझनाहट दौड़ गई। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी। 1989, 2001, 2013। 3 तारीखें, 3 डर। उसने आंखें बंद की। उसे गोविंद दिखा, भागते हुए। उसे शिव नारायण दिखा, छिपते हुए। और नीलकंठ सीढ़ी पर खड़ा कांपता हुआ। उसने डर मान लिया। साधु बोला, इसलिए उसका नाम पूरा हुआ। आरव ने आंखें खोली। और अगर मैं ना मानूं तो? साधु पहली बार गंभीर हुआ। तो सीढ़ी बढ़ेगी नहीं और गिनती टूट जाएगी। समीर चिल्लाया, तो शहर? शहर बचेगा, साधु ने कहा, लेकिन कीमत लगेगी। आरव को समझ आ गया। किसी को यहां रहना होगा, उसने कहा। साधु ने सिर झुकाया। हर 12 साल। एक। कमरे में अचानक कंपन हुआ। दीवारों पर लिखे अंक चमकने लगे। 84, 85, 86 और फिर 87। आरव के पैरों के नीचे जमीन खिसकी। सीढ़ी का अधूरा हिस्सा धीरे धीरे पूरा होने लगा। आरव, समीर चिल्लाया, पीछे हट। लेकिन आरव आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ समझ। अगर मैं डर गया तो कोई और मरेगा। उसने रजिस्टर निकाला, खोला। क्रम 87, आरव शुक्ला। नाम अब साफ था। आरव ने उंगली काटी। खून की एक बूंद नाम पर गिरी। अक्षर कांपे और फिर नाम मिटने लगा। पूरा नहीं, आधा। सीढ़ी रुक गई। साधु की आंखों में पहली बार आंसू आए। इतिहास में पहली बार किसी ने नाम पूरा होने से पहले खुद को चुन लिया। ऊपर से मंदिर की घंटियां बजने लगीं। तहखाने की दीवारें स्थिर हो गईं। सीढ़ी अधूरी रह गई। आरव गिर पड़ा। समीर उसे पकड़कर चिल्लाया, आरव, उठ। आरव की आंखें खुलीं। वो सांस ले रहा था, लेकिन उसके पैरों की तरफ पत्थर उभर रहा था, धीरे, बहुत धीरे। साधु बोला, तू मरा नहीं है, लेकिन पूरा भी नहीं बचा। अगले 12 साल। उसने आरव की ओर देखा। शहर तुझे याद रखेगा। फिर? साधु ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अंतिम सीढ़ी कभी अकेली नहीं होती। और तहखाने की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में एक नई गिनती शुरू हो चुकी थी। सुबह जब गंगा पर धुंध उतरी तो बनारस को कुछ याद नहीं था। न मंदिरों को, न घाटों को, न लोगों को। जैसे रात ने शहर की स्मृति का एक टुकड़ा चुपचाप चुरा लिया हो। आरव की आंख खुली। वो घाट की सीढ़ियों पर लेटा था। सिर के नीचे पत्थर, आसपास सुबह की हल्की चहल पहल। सब कुछ सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। उसने उठने की कोशिश की। उसके पैर न हिले। घबराकर उसने नीचे देखा। पैर वहां थे, मानव, सही सलामत। लेकिन जिस सीढ़ी पर वो बैठा था वो ठंडी नहीं थी, वो धड़क रही थी। आरव ने हाथ पीछे रखा। पत्थर में एक हल्की सी नमी थी, जैसे पसीना। उसने हाथ खींच लिया। उसी पल पास से एक बूढ़ा नाविक गुजरा। बाबू, नाविक बोला, यहां सोना ठीक नहीं। आरव ने राहत की सांस ली। कम से कम वो उसे देख तो पा रहा था। ये सीढ़ी? आरव ने पूछा, हमेशा से यहां थी? नाविक रुका, सीढ़ी को देखा, फिर आरव को। बाबू, वो बोला, सीढ़ी तो है, पर आप? आरव का दिल बैठ गया। मैं क्या? नाविक ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। अजीब है, वो बोला। आवाज आ रही है पर आदमी साफ नहीं दिख रहा। आरव उठ खड़ा हुआ। मैं यहीं खड़ा हूं। नाविक ने हाथ आगे बढ़ाया। हवा में जहां आरव था वहां उसे कुछ नहीं मिला। नाविक घबरा गया। हे भगवान, वो बुदबुदाया। आज फिर क्या? आरव चिल्लाया, लेकिन नाविक भाग चुका था। दोपहर तक आरव समझ चुका था, वो दोनों था, सीढ़ी भी, इंसान भी। कुछ लोग उसे देख पाते थे, कुछ नहीं। और जो नहीं देख पाते थे वे उसी सीढ़ी पर बैठ जाते थे जिस पर वो था। उसके भीतर अजीब अजीब आवाजें गूंजती, कभी मंत्र, कभी रोना, कभी गिनती। 84, 85, 86, 87 पर आकर आवाज रुक जाती। समीर 3 दिन तक उसे ढूंढता रहा। घाट, पुलिस, मंदिर, तहखाना, कुछ नहीं।
चौथे दिन वो उसी सीढ़ी पर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ। अगर तू यहीं है, समीर ने कहा, तो सामने आ। आरव ने पूरी ताकत से चाहा, देख ले मुझे। समीर का शरीर सिहर गया। आरव, उसकी आवाज कांपी। हाँ। समीर की आंखें भर आईं। तू जिंदा है? पूरी तरह नहीं, आरव बोला। समीर ने सीढ़ी को छुआ। ये ठंडी नहीं है, क्योंकि ये मैं हूं, आरव ने कहा। लंबी चुप्पी। फिर समीर फुसफुसाया, 12 साल बाद क्या होगा? आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था। रात को वही साधु आया। इस बार वो बूढ़ा लग रहा था, बहुत बूढ़ा। शहर ने तुझे स्वीकार कर लिया, उसने कहा, पर कीमत बाकी है। क्या? आरव ने पूछा। साधु ने गंगा की ओर देखा। जब अगली गिनती शुरू होगी, तुझे तय करना होगा, सीढ़ी बढ़ेगी या कोई नाम कटेगा। और अगर मैंने मना कर दिया तो? साधु की आंखें फिर काली हो गई। तो शहर खुद चुनेगा। हवा तेज हो गई। घाट की सारी सीढ़ियां एक पल को हिली। आरव को लगा जैसे पूरा बनारस उसकी सांस पर टिका हो। साधु जाने लगा। आखिरी बार पलटकर बोला, अंतिम सीढ़ी हमेशा आखिरी नहीं होती, और अंधेरे में गायब हो गया। आरव ने गंगा की तरफ देखा। पानी में उसकी परछाई नहीं थी, लेकिन सीढ़ियों की कतार में एक हल्की सी दरार उभर आई थी, बहुत नीचे, जहां अगली सीढ़ी सोच रही थी कि उसे जन्म लेना है या नहीं। 12 साल किसी शहर के लिए कुछ नहीं होते, लेकिन बनारस के लिए 12 साल एक सांस होते हैं। गंगा अब भी बह रही थी, पर उसकी आवाज बदल गई थी। घाटों पर अब ज्यादा रोशनी थी, ज्यादा कैमरे, ज्यादा लोग, और फिर भी कुछ सीढ़ियां अब भी अंधेरे में रहती थीं। समीर अब बूढ़ा हो चुका था। सिर के बाल सफेद, पीठ झुकी हुई, और आंखों में वो थकान जो सिर्फ इंतजार से आती है। वो हर सुबह उसी घाट पर आता, उसी सीढ़ी पर बैठता। लोग उसे पागल कहते थे। हर दिन एक ही जगह, हर दिन उसी पत्थर से बात करता है। समीर मुस्कुराता, क्योंकि वो जानता था वो पत्थर नहीं है। आरव, वो धीरे से बोलता, आज गंगा का पानी ठंडा है। सीढ़ी धड़कती, बस इतना ही जवाब। उस दिन बारिश नहीं होनी थी, फिर भी शाम 4 बजे अचानक काले बादल आ गए। घाट खाली होने लगे, नावें किनारे बंध गई, और उसी समय शहर के एक पुराने पुस्तकालय में एक आवाज गूंजी, फड़फड़। एक रजिस्टर अपने आप खुला, काला कवर, बिना नाम। लाइब्रेरियन ने कांपते हाथों से पास जाकर देखा। पन्ने अपने आप पलट रहे थे। 84, 85, 86 और फिर 87। वो पन्ना आधा खाली था, आधा मिटा हुआ। लाइब्रेरियन ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां अपने आप स्याही में डूब गईं, और लिखा, क्रम 88। स्याही लाल नहीं थी, काली नहीं थी, वो गीली थी, जैसे किसी की याद अभी अभी टपकी हो। उसी पल घाट की सीढ़ियां कांप उछीं। समीर गिरते गिरते बचा। शुरू हो गया, उसके मुंह से निकला। वो लाठी टेकता हुआ सीढ़ी के पास झुका। आरव, उसने फुसफुसाया, गिनती चल पड़ी है। बहुत देर बाद आरव की आवाज आई, पहले से भारी, पहले से गहरी, मुझे पता है। तो अब? समीर की आवाज टूट गई। कुछ पल की चुप्पी। फिर इस बार आरव बोला, मैं अकेला नहीं हूं। रात गहराई। घाट के उस हिस्से में जहां लोग नहीं जाते, एक बच्चा खड़ा था, करीब 10 साल का, नंगे पैर, हाथ में मोबाइल। वो लाइव वीडियो बना रहा था। दोस्तों, वो हंसते हुए बोला, यहां एक अजीब सी सीढ़ी है, गरम है, देखो। उसने पैर रखा, सीढ़ी सिहर गई। आरव ने पूरी ताकत से उसके दिमाग में चिल्लाया, हट जा। बच्चा ठिठक गया। अरे, किसने बोला? लाइव पर कमेंट्स आने लगे, प्रैंक लग रहा है, भाई भाग। बच्चा हंसा, डर मत, कुछ नहीं। उसकी आवाज अटक गई। मोबाइल स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका, नाम दर्ज हो रहा है। बच्चे की हंसी गायब हो गई। ये क्या है? उसकी आवाज कांपने लगी। सीढ़ी के भीतर आरव तड़प उठा, नहीं नहीं, इस बार नहीं। समीर दौड़ता हुआ आया। हटो, उसने बच्चे को खींचा। बच्चा गिर पड़ा, मोबाइल हाथ से छूट गया। सीढ़ी शांत हो गई, लेकिन दूर कहीं एक पन्ना पूरा हो चुका था। क्रम 88, आदित्य, नाम लिख चुका था पूरा। समीर सुन्न रह गया। आरव, नाम? बहुत देर बाद जवाब आया, नाम लिखा गया है, लेकिन सीढ़ी नहीं बढ़ी। मतलब नाम तभी पूरा होता है जब डर पूरा होता है। घाट पर हवा ठंडी हो गई। कहीं दूर से घंटी बजी। आरव ने पहली बार 12 साल बाद डर महसूस किया, क्योंकि अब गिनती सिर्फ उसे नहीं चुन रही थी, गिनती खुद सीख रही थी। आदित्य उस रात घर लौटा, लेकिन घर उसके साथ नहीं लौटा।
माँ ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? आदित्य ने जवाब दिया, सीढ़ियां गिन रहा था। माँ हंसी, फिर चुप हो गई, क्योंकि आदित्य की आंखें अब बच्चे जैसी नहीं थीं। उसी रात आदित्य को नींद नहीं आई। जैसे ही वो आंख बंद करता, उसे पत्थर महसूस होता, पीठ के नीचे, पैरों में, सीने में, और एक आवाज, डरो मत, अभी नाम पूरा नहीं हुआ है। आदित्य उठकर बैठ गया। कौन है? उसने अंधेरे से पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई ऐप खुला हुआ था, जिसे उसने कभी डाउनलोड नहीं किया था। नाम था काउंट। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर था, 88। नीचे एक लाइन चमक रही थी, जब तक तुम डरोगे नहीं, तब तक तुम बचोगे। आदित्य का हाथ कांप गया। सुबह होते ही रजिस्टर ने दूसरी हरकत की। इस बार वो लाइब्रेरी में नहीं था, वो एक मंदिर के दान पेटी में मिला। पुजारी ने जब ढक्कन खोला तो सिक्कों के नीचे काला कवर झलक रहा था। पुजारी ने छुआ, पन्ने पलटे, और इस बार सिर्फ नाम नहीं, चेहरे उभरने लगे। जीवित लोगों के चेहरे, कुछ रोते हुए, कुछ हंसते हुए, कुछ खुद को पहचानते हुए। पुजारी चीखा, रजिस्टर बंद हो गया। समीर को खबर मिली तो वो सीधे घाट पहुंचा। आरव, उसने धीमे कहा, अब ये रजिस्टर लोगों को ढूंढ रहा है। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर, क्योंकि अब आरव की आवाज आई, उसे सीढ़ियों की जरूरत नहीं। मतलब, आरव बोला, डर ने चलना सीख लिया है। आदित्य स्कूल गया, क्लास में बैठा, ब्लैक बोर्ड देखा। उसे सीढ़ियां दिखीं, टीचर की आवाज जैसे नीचे से आ रही हो। आदित्य, टीचर बोली, तुम गिनती बताओ। आदित्य खड़ा हुआ, 84, 85, 86। क्लास हंसने लगी। 87। आदित्य रुका, उसके गले में कुछ अटक गया। 88। ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप टूट गया। टीचर चुप हो गईं, बच्चे सन्न। आदित्य बैठ गया। उसके कानों में आवाज गूंजी, डर को मत बोलने देना। शाम को आदित्य फिर घाट पर पहुंचा। इस बार समीर उसे देख रहा था। बेटा, समीर बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। वो यहां है ना? उसने पूछा। समीर सिहर गया। कौन? जो बोलता नहीं, लेकिन गिनता है। आदित्य बोला। सीढ़ी हल्की सी धड़की। समीर की आंखें भर आईं। हाँ, वो बोला, वो यहीं है। आदित्य सीढ़ी के पास बैठ गया। डर लगता है? उसने पूछा। आरव ने जवाब नहीं दिया। काफी देर बाद, लगता है, वो बोला, इसलिए तू जिंदा है। आदित्य मुस्कुराया। तो फिर, उसने कहा, मैं नहीं डरूंगा। सीढ़ी कांप उठी। गंगा की लहरें एक पल को उल्टी बहने लगीं। उसी रात रजिस्टर ने आखिरी हरकत की। उसने एक नया पन्ना खोला। ऊपर लिखा, नियम परिवर्तन। नीचे, अब हर 12 साल नहीं, अब जब भी कोई डर को चुनौती देगा। और नीचे पहला नाम अपने आप उभरने लगा, क्रम 89। लेकिन नाम पूरा होने से पहले स्याही रुक गई, जैसे कोई हाथ थाम रहा हो। घाट की सीढ़ी तेज धड़की। आरव चीख पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया, अब वो सिर्फ सीढ़ी नहीं था, वो अंतिम द्वार था। और हर द्वार के सामने कोई न कोई खड़ा होता है। इस बार वो बच्चा था। उस रात बनारस सिर्फ अंधेरे में नहीं था, वो इंतजार में था, जैसे पूरा शहर सांस रोके किसी एक फैसले की प्रतीक्षा कर रहा हो। आदित्य घाट की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था। पानी पास नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी, छप छप, जैसे कोई दिखे बिना चल रहा हो। तुम यहां क्यों आए? आदित्य ने पूछा। हवा में थोड़ी देर खामोशी रही। फिर, क्योंकि अब आरव की आवाज आई, तू मुझे सुन सकता है। आदित्य सिहर गया। आप अभी भी हैं? हाँ, लेकिन अब सीढ़ी पर नहीं। तो कहाँ? बहुत देर बाद जवाब आया, तेरे सवाल में। आसमान में बिजली चमकी। घाट की सारी सीढ़ियां एक पल को साफ दिखीं, और उसी पल आदित्य ने देखा, हर सीढ़ी के नीचे एक परछाई थी, सब अलग अलग, किसी की झुकी हुई, किसी की कांपती, किसी की जिद्दी। ये क्या है? आदित्य ने पूछा। ये वो लोग हैं जो कभी भागे और कभी रुके,
और जो बीच में अटक गए वही सबसे ज्यादा डरते हैं। आदित्य के सीने में दबाव बढ़ने लगा। मेरा नाम क्यों लिखा गया था? उसने अचानक पूछा। क्योंकि तू भाग सकता था और फिर भी नहीं भागा। सीढ़ियां हल्की हल्की कांपने लगीं। आदित्य ने नीचे देखा। अब वहां एक नई सीढ़ी उभर रही थी, न पूरी न टूटी। नहीं, आदित्य बोला, आपने कहा था सीढ़ी नहीं बनेगी। मैंने कहा था अब गिनती नहीं बनेगी, आरव ने जवाब दिया। आदित्य का गला सूख गया। तो ये क्या है? ये द्वार है, आरव बोला, जो सिर्फ एक बार खुलेगा। किसके लिए? तेरे लिए। हवा अचानक तेज हो गई। गंगा की लहरें पीछे हटने लगीं। घाट खाली हो गया। आदित्य अकेला था और फिर उसके सामने उसका डर खड़ा था। कोई राक्षस नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक आवाज। अगर तू गलत हुआ तो? अगर तू अकेला रह गया तो? आदित्य के घुटने कमजोर पड़े। मैं बच्चा हूं, वो फुसफुसाया। मुझसे ये सब क्यों? क्योंकि डर अब बच्चों को भी सच मानता है। आदित्य रोया, लेकिन भागा नहीं। उसने आंखें बंद कीं। अगर मैं डर गया तो भी यहीं रहूंगा। सीढ़ी रुक गई, द्वार कांप गया और पहली बार किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ी। रजिस्टर, जो महीनों से खामोश था, अपने आप खुला। क्रम 88, आदित्य। नाम चमका, फिर खुद ही धुंधला पड़ गया और पन्ना खाली हो गया। आरव की आवाज बहुत पास आ गई। देख लिया? उसने पूछा। क्या? आदित्य ने। डर को हराने की जरूरत नहीं, आरव बोला, उसे देर तक देखना पड़ता है। सुबह होने लगी। घाट पर पहली आरती की घंटी बजी। सीढ़ियां सामान्य थीं, कोई परछाई नहीं, कोई द्वार नहीं, बस एक बच्चा थका हुआ लेकिन जिंदा। आदित्य घर लौटा। आईने में खुद को देखा। वो वही था, लेकिन थोड़ा कम डरा हुआ। बहुत दूर पत्थर के भीतर कुछ हल्का हुआ, जैसे किसी ने अपने बोझ का एक हिस्सा छोड़ दिया हो, और वहीं से गिनती ने पीछे हटना शुरू किया। धीरे, बहुत धीरे। उस रात बनारस में कोई घड़ी सही समय नहीं बता रही थी। कहीं 12 बजे घंटियां बजीं तो कहीं सुबह की आरती। समय टूट चुका था, और जब समय टूटता है तो गिनती उल्टी चलती है। आदित्य घाट के बीच खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, न नाव, न पुजारी, न पर्यटक, बस सीढ़ियां, बहुत सारी सीढ़ियां। लेकिन अब वे नीचे नहीं जा रही थीं, वे ऊपर चढ़ रही थीं, एक एक करके। 84, 83, 82। आदित्य की सांस तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? उसने पूछा। उत्तर सीढ़ी से नहीं आया, उत्तर उसके भीतर से आया। डर पीछे हट रहा है। समीर दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने सीढ़ियां धुंधली हो रही थीं। कुछ सीढ़ियां गायब, कुछ पत्थर नहीं, त्वचा लग रही थीं। आरव! समीर चिल्लाया। बहुत समय बाद आरव की आवाज आई। अब वो आवाज एक जगह से नहीं आती थी, वो हर सीढ़ी से आती थी। मैं यहां हूं और वहां भी। ये उल्टी गिनती जा है? समीर ने पूछा। ये शहर की आखिरी कोशिश है, आरव बोला, खुद को बचाने की। उसी समय रजिस्टर अपने आप खुला। इस बार किसी के हाथ में नहीं, वो हवा में तैर रहा था। पन्ने पलट रहे थे, पीछे की तरफ। 89, 88, और जैसे ही 88 पर पहुंचा, आदित्य के सिर में तेज दर्द उठा। उसे अपनी सबसे बड़ी याद दिखी, वो दिन जब उसके पिता डरे थे, भीड़ से, सच से, और भाग गए थे। आदित्य घुटनों पर गिर पड़ा। मैं भी भाग जाऊंगा, वो रोया, मैं भी। सीढ़ियां कांप गईं, गिनती रुक गई। नहीं, आरव की आवाज गूंजी, अगर ये डर पूरा हुआ तो नाम पूरा हो जाएगा। समीर दौड़ा, आदित्य के पास पहुंचा। मेरी तरफ देख, उसने कहा, डर भागने से नहीं जाता। आदित्य ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें भागने की चमक नहीं थी। तो क्या करूं? उसने पूछा। समीर ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। खड़ा रह। आदित्य खड़ा हुआ, कांपता हुआ, डरता हुआ, लेकिन भागा नहीं। रजिस्टर का पन्ना कांपने लगा। क्रम 88, आदित्य। नाम धुंधला पड़ा, फिर मिटने लगा। गिनती एक कदम पीछे गई। 87।
घाट की सीढ़ियों में एक जोरदार दरार पड़ी। आरव ने दर्द से कराहते हुए कहा, हर बार जब कोई डर से नहीं भागता, मैं थोड़ा मिटता हूं। तो फिर ये सब क्यों? समीर खीखा। क्योंकि, आरव बोला, द्वार बंद करने के लिए द्वार को ही खत्म होना पड़ता है। हवा में एक आखिरी घंटी बजी, बहुत पुरानी, बहुत भारी, और अचानक सीढ़ियां सामान्य हो गईं। गिनती रुक गई। रजिस्टर राख बन गया। सुबह हुई। घाट पर लोग थे, हंसी थी, मोबाइल थे, लेकिन एक सीढ़ी बीच की टूटी हुई थी। उसे कोई नहीं छूता था। समीर लाठी टेकता हुआ वहां पहुंचा। आरव, उसने फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं। लेकिन जब उसने उस टूटी सीढ़ी पर हाथ रखा तो उसे धड़कन महसूस हुई, बहुत धीमी, जैसे कोई अब भी जाग रहा हो। दूर आदित्य स्कूल जा रहा था। उसके मोबाइल में काउंट ऐप गायब था, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर घाट की ओर देखा और हल्की आवाज में बोला, मैं नहीं डरूंगा। उसी पल टूटी सीढ़ी पूरी तरह शांत हो गई, क्योंकि अब अंतिम सीढ़ी मौजूद थी, लेकिन द्वार बंद हो चुका था। समय ने अपना काम कर दिया। जो डर था वो कहानी बन गया, जो कहानी थी वो अफवाह, और जो अफवाह थी वो बनारस में हर रोज की बात। टूटी हुई सीढ़ी अब भी वहीं थी, लेकिन लोग उसे देखते नहीं थे। जो देखते थे वे उसे याद नहीं रखते थे। 15 साल बीत चुके थे। समीर अब नहीं रहा। उसकी चिता उसी घाट पर जली थी, लेकिन उस सीढ़ी से थोड़ा दूर। मरते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा था, अब डर चुनना सीख गया है। कोई नहीं समझा। आदित्य बड़ा हो चुका था। अब वो मनोविज्ञान पढ़ाता था, डर पर रिसर्च करता था। कहता था, डर कोई राक्षस नहीं, डर एक दहलीज है। कभी कभी लेक्चर देते देते उसकी नजर खिड़की के बाहर किसी सीढ़ी पर अटक जाती। दिल तेज धड़कता। फिर सब सामान्य। लेकिन उस रात सब सामान्य नहीं था। बरसात के बाद गंगा उफान पर थी। पानी ने घाट की कई सीढ़ियां डुबो दी थीं, और जब पानी उतरता है तो वो कुछ छोड़ जाता है। उस रात घाट के सफाई कर्मचारी एक साथ रुक गए। ये पहले नहीं था, एक ने कहा। पानी के नीचे से एक नई सीढ़ी झलक रही थी। नई नहीं, बहुत पुरानी। उसके ऊपर कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं, बस एक हल्की सी धड़कन। खबर दबा दी गई। नगर निगम ने कहा, पुराना पत्थर है। पुजारी बोले, गंगा की माया। लेकिन रात को घाट सूना नहीं रहता। एक लड़की आई, नाम अनाम। उसके हाथ में कोई कैमरा नहीं था, कोई मोबाइल नहीं, बस एक सवाल था। वो टूटी सीढ़ी के पास रुकी, नीचे देखा। अंधेरा नहीं था, खालीपन था। उसने फुसफुसा कर कहा, अगर कोई है तो बताओ। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर धड़कन। एक बार, बस एक। लड़की की आंखें भर आईं। मैं डरती हूं, उसने कहा, लेकिन भागूंगी नहीं। हवा थम गई। गंगा की लहर सीधी हो गई, और पहली बार सालों बाद किसी ने सीढ़ी पर नाम नहीं देखा, बल्कि एक एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, अब गिनती नहीं है, अब चुनाव है। सुबह हुई, लड़की नहीं मिली, लेकिन वो सीढ़ी अब टूटी नहीं थी, पूरी भी नहीं। वो बस थी, जैसे कोई बीच में रुक गया हो। आदित्य उसी दिन घाट पहुंचा। उसने सीढ़ी को देखा, पहचान गया, आंखें बंद की। क्या ये फिर से शुरू हो रहा है? उसने पूछा। जवाब नहीं आया, लेकिन उसे डर भी नहीं लगा। वो मुस्कुराया। तो ठीक है, उसने कहा, अब लोग खुद चुनेंगे। वो लौट गया। रात को पहली बार सालों बाद किसी ने सीढ़ियां गिनी, लेकिन गिनती कहीं लिखी नहीं गई, किसी रजिस्टर में नहीं, किसी स्क्रीन पर नहीं, बस मन में। और जब गिनती मन में होती है तो उसे कोई देख नहीं सकता। बहुत नीचे, पत्थर के भीतर, एक आखिरी धड़कन,
शांत हो गई, या शायद किसी और धड़कन के लिए जगह बना गई। नई पीढ़ी डर को अलग नाम देती है। वे उसे एंजाइटी कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, बर्नआउट कहते हैं। लेकिन बनारस जानता है, नाम बदलने से चीज नहीं बदलती। विश्वविद्यालय का पहला दिन था। घाट के पास बने नए कैंपस में छात्रों की भीड़ थी। हंसी, सेल्फी और भविष्य के सपने। उन्हीं में 3 छात्र रुके। यहां एक अजीब सी सीढ़ी है, एक लड़की बोली। कौन सी? दूसरा बोला। जो पूरी नहीं है, तीसरे ने कहा, और टूटी भी नहीं। वे तीनों नीचे उतरे और वहीं रुक गए। सीढ़ी सामान्य लग रही थी, न गर्म न ठंडी, लेकिन उसके पास खड़े होकर तीनों को अलग अलग एहसास हुआ। लड़की को बेचैनी, लड़के को गुस्सा, तीसरे को खालीपन। मुझे यहां से जाना चाहिए, लड़की बोली। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ साबित करना है, दूसरा बोला। तीसरा कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया। उसी समय शहर के एक पुराने घर में आदित्य जाग गया, सीने में हल्का सा बोझ। वो जानता था कोई सीढ़ी पर रुका है। आदित्य अब डर पर किताब लिख रहा था। उसका एक वाक्य अधूरा था। डर तब खतरनाक होता है जब। वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा था। उसने कलम रख दी और घाट की तरफ चल पड़ा। तीनों छात्र अब भी वहीं थे। लड़की कदम पीछे कर चुकी थी। लड़का सीढ़ी पर चढ़ गया था। तीसरा अब भी बैठा था। कुछ महसूस हो रहा है? लड़के ने पूछा। हां, तीसरे ने कहा, लेकिन डर नहीं। सीढ़ी हल्की सी धड़की। आदित्य रुक गया। उसने ये धड़कन पहले सुनी थी। रुको, आदित्य बोला। यही वो जगह है जहां लोग खुद से मिलते हैं। आप कौन हैं? लड़की ने पूछा। कोई, आदित्य मुस्कुराया, जो यहां से डर के साथ लौटा था। लड़का हंसा। डर वेर कुछ नहीं होता, वो बोला। सब माइंड गेम है। उसने अगला कदम रखा। कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा। अब भी कुछ नहीं। वो जीत की तरह मुस्कुराया। लेकिन तीसरा छात्र अब खड़ा हो गया था। रुक, उसने कहा। क्यों? लड़के ने पूछा। क्योंकि तू सुन नहीं रहा है। क्या? खुद को। सीढ़ी इस बार नहीं धड़की, वो चुप थी। आदित्य की आंखें भर आईं। यही सच है, वो बुदबुदाया। अंतिम सीढ़ी कभी पत्थर नहीं थी। वो पल थी जब इंसान या तो भागता है या रुकता है। लड़का सीढ़ी से उतर आया। उसके चेहरे पर जीत नहीं थी, सिर्फ शांति। लड़की ने पूछा, तो अब ये जगह क्या करेगी? आदित्य ने गंगा की ओर देखा। कुछ नहीं, वो बोला। अब ये जगह सिर्फ रहेगी। शाम को तीनों छात्र लौट गए। घाट फिर सामान्य। लेकिन उस रात एक डायरी में अपने आप एक लाइन लिखी गई। आज कोई नहीं भागा। बहुत नीचे, जहां कभी गिनती चलती थी, वहां कुछ भी नहीं था। और वही सबसे बड़ा बदलाव था। डर अब घाट पर नहीं रहता था। वो जहां भी इंसान अकेला पड़ता, वहां पहुंच जाता। बिना सीढ़ी, बिना पत्थर, बिना गंगा। पहली घटना किसी ने जोड़ी नहीं। एक बस स्टैंड पर रात के 2 बजे एक आदमी अचानक रुक गया। बस सामने खड़ी थी, टिकट हाथ में, लेकिन वो चढ़ा नहीं। लोगों ने सोचा फोन आया होगा या याद कुछ आ गया होगा। वो वहीं खड़ा रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, बस चली गई। आदमी बैठ गया और देर तक अपने हाथों को देखता रहा, जैसे पहली बार वे उसके हों। दूसरी घटना अस्पताल में हुई। एक नर्स आईसीयू के बाहर रो रही थी। ड्यूटी खत्म, घर जाना था, लेकिन दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर वो रुक गई। अंदर से मॉनिटर की आवाज आ रही थी, बीप बीप। उसे लगा अगर वो अभी गई तो कुछ टूट जाएगा। वो वापस अंदर गई और पहली बार उसने डर के बावजूद जिम्मेदारी चुनी। मरीज बच गया। तीसरी घटना किसी ने नोटिस की। एक कॉलेज की क्लास में अंतिम पंक्ति में बैठा लड़का अचानक खड़ा हो गया। टीचर बोल रही थी, क्लास चल रही थी, लेकिन उसके कानों में शब्द नहीं जा रहे थे। सिर्फ एक सवाल, अगर मैं गलत हूं तो? वो बाहर नहीं भागा, वो बैठ गया। और पहली बार उसने अपनी असफलता को देखा, बिना आंख फेरे। इन सब के बीच आदित्य बेचैन था। कोई रजिस्टर नहीं, कोई गिनती नहीं, लेकिन धड़कनें थीं।
अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों में। उसने अपनी किताब में नया अध्याय जोड़ा, सीढ़ी के बिना डर। पहली पंक्ति, जब डर के पास कोई जगह नहीं होती तो वो इंसान के भीतर खुद को जगह बनाता है। उस रात आदित्य को सपना आया, ना घाट ना सीढ़ी, बस एक लंबा गलियारा, दरवाजे दोनों तरफ, हर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, सब इंतजार में। बीच में एक परछाई, ना पूरी ना टूटी, परिचित। आरव? आदित्य ने पूछा। परछाई मुस्कुराई। अब मुझे नाम मत दे, आवाज आई। मैं जगह हूं। किस लिए? चुनाव के लिए। गलियारे के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। अंदर लोग खड़े थे, कुछ भागने को, कुछ रुकने को। क्या ये सब? आदित्य ने पूछा। हां, परछाई बोली। अब हर कोई अपनी अंतिम सीढ़ी खुद बनाता है। सुबह आदित्य उठा, सीने में डर नहीं था, जिम्मेदारी थी। उसने किताब बंद की, शीर्षक बदला, अंतिम सीढ़ी। अब कोई जगह नहीं, एक पल। शहर जाग चुका था, बस स्टैंड, अस्पताल, क्लासरूम, सब सामान्य। लेकिन हर जगह किसी न किसी के सामने एक अदृश्य सीढ़ी थी, और हर कोई उस पर खड़ा था। कहीं दूर एक बच्चा पहली बार सच बोलने से पहले रुका, कहीं एक आदमी भागने से पहले ठहरा, कहीं कोई डर गया और फिर भी आगे बढ़ा। और उसी पल कहीं भी कोई धड़कन तेज नहीं हुई, क्योंकि अब डर गिनती नहीं चाहता था, उसे बस ईमानदारी चाहिए थी। गलत चुनाव हमेशा अकेले नहीं होते, कभी कभी एक आदमी का डर पूरे शहर को अपने साथ खड़ा कर देता है। वो शुक्रवार की रात थी। शहर में अचानक बिजली चली गई, पहले एक इलाका, फिर दूसरा, फिर पूरा शहर। मोबाइल नेटवर्क जैम, ट्रैफिक सिग्नल बंद, लिफ्टें अटक गई। लोगों ने कहा सिस्टम फेल हो गया है, लेकिन आदित्य जानता था ये सिस्टम नहीं था, ये घबराहट थी। सबसे पहले पुल टूटे, न कंक्रीट से, भीड़ से। एक अफवाह चली, पानी बढ़ रहा है, डैम खुल गया है। कोई खबर पक्की नहीं थी, लेकिन लोग भागने लगे। कारें उलझी दिशा में, लोग धक्के खाते हुए। डर संक्रामक होता है। आदित्य घर से निकला, बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके फोन पर सैकड़ों मैसेज, क्या करें, किधर जाएं, क्या सच में खतरा है? उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वो जानता था अब जवाब शब्दों से नहीं आएगा। पुल के बीच एक आदमी चिल्लाया, भागो, सब डूब जाएगा। भीड़ और तेज हुई। एक बच्चा गिर पड़ा, मां चिल्लाई, और उसी पल आदित्य ने खुद को उस पुल के बीच खड़ा पाया। उसने कुछ नहीं कहा, उसने हाथ उठाया, बस खड़ा रहा, बारिश में, भीड़ के बीच। लोग उससे टकराए, धक्का दिया, वो हिला नहीं। पहले एक आदमी रुका, फिर एक और, फिर तीसरा। भीड़ में एक छोटा सा खालीपन बना। डर वहां फंस गया। क्यों रुक रहे हो? किसी ने चिल्लाया। आदित्य बोला, क्योंकि अगर भागे तो कोई गिरेगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। किसी ने पीछे मुड़कर देखा, पानी नहीं बढ़ रहा था। आसमान डरावना था, लेकिन सच्चा था। भीड़ धीरे धीरे थमी। उसी पल शहर के अलग अलग कोनों में लोग रुकने लगे। एक बस जहां थी वहीं रुक गई। एक अस्पताल में नर्सों ने दरवाजा बंद नहीं किया। एक कॉल सेंटर में किसी ने पहली बार कहा, हमें नहीं पता, लेकिन हम यहीं हैं। आदित्य को कुछ महसूस हुआ। कोई धड़कन नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन एक बोझ हल्का हो रहा था, जैसे किसी ने हवा में एक सीढ़ी रखी हो और शहर उस पर एक साथ रुक गया हो। बिजली वापस आई। खबर आई, डैम नहीं खुला, खतरा नहीं था। लोग शर्मिंदा थे, कुछ हंसे, कुछ रोए। आदित्य पुल से हटा। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, और यही सबसे सही था। उस रात कई लोग नींद में चौंके। उन्हें लगा वे गिर रहे हैं, लेकिन गिरे नहीं, क्योंकि किसी ने रुकना चुना था। बहुत दूर कहीं भी कोई सीढ़ी नहीं बनी, कोई नाम नहीं लिखा गया, और पहली बार इतिहास में डर अकेला पड़ गया। डर आखिरी बार चिल्लाकर नहीं आया, वो खामोशी लेकर आया। उस रात कोई अफवाह नहीं थी, कोई ब्लैकआउट नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक खाली रेलवे प्लेटफॉर्म। धुंध इतनी गहरी कि सामने खड़ा आदमी साया बन जाए, और उसी साय में एक आदमी खड़ा था। नाम किसी को नहीं पता, उम्र इतनी कि जीवन देख चुका था, मौत नहीं। स्टेशन मास्टर ने कहा, आखिरी ट्रेन निकल गई है। आदमी ने सिर हिलाया। मुझे ट्रेन नहीं चाहिए, उसने कहा। तो? स्टेशन मास्टर झुंझलाया। आदमी ने पटरियों की ओर देखा। बस यहां खड़ा रहना है। इसी शहर में आदित्य को नींद से झटका लगा। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक एहसास, जैसे कहीं कोई बहुत अकेला खड़ा है। आदित्य बिना सोचे घर से निकल पड़ा, न घाट की ओर, न पुल की ओर, रेलवे लाइन के साथ साथ। बारिश शुरू हो चुकी थी। हर कदम के साथ मिट्टी की गंध तेज होती जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर वो आदमी अब भी खड़ा था, धुंध में लगभग अदृश्य।
आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आदित्य ने पूछा। आदमी ने पलट कर देखा। आंखों में डर नहीं था, थकान थी। क्योंकि अगर मैं चला गया तो कोई पूछेगा नहीं कि मैं क्यों रुका था। आदित्य को कुछ चुभा। ये डर नहीं था, ये अर्थ की कमी थी। आप कूदने वाले हैं? आदित्य ने सीधे पूछा। आदमी ने कोई नाटक नहीं किया। हाँ, उसने कहा, लेकिन डर से नहीं। तो? क्योंकि लगता है मेरे रुकने से कुछ नहीं बदलेगा। धुंध और गहरी हो गई। रेल की पटरियां अब सीढ़ियों जैसी लग रही थीं, एक के बाद एक। कोई गिनती नहीं, कोई नाम नहीं। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर आप कूदे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। और अगर ना कूदूं तो? आदमी ने पूछा। तो शायद, आदित्य ने कहा, आप पहली बार अपने लिए रुकेंगे। लंबी चुप्पी। दूर कहीं ट्रेन का हॉर्न नहीं, सिर्फ बारिश। आदमी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन पैर पीछे नहीं हटे। उसी पल कहीं भी कोई धड़कन नहीं हुई, कोई सीढ़ी नहीं बनी, कोई आवाज नहीं आई। डर आया था, लेकिन उसे पहचाना नहीं गया। अगर मैं रुक गया, आदमी ने पूछा, तो कल क्या होगा? आदित्य ने ईमानदारी से जवाब दिया, कल भी डर होगा। फिर फर्क क्या? फर्क ये कि कल का डर आपका होगा। आदमी ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और पटरियों से हट गया। धुंध हल्की हुई, बारिश रुक गई। प्लेटफॉर्म फिर से सिर्फ प्लेटफॉर्म था। आदित्य ने कुछ महसूस किया, जैसे किसी ने किसी जगह को हमेशा के लिए खाली कर दिया हो। आदमी जाने लगा। पीछे मुड़कर पूछा, आप कौन हैं? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, कोई नहीं। और यही सच था, क्योंकि अब कोई द्वार नहीं था, कोई सीढ़ी नहीं थी, बस इंसान था और उसका एक पल। सुबह आई, बिना घोषणा के, बिना डर के, जैसे आती है हर उस दिन जब रात कुछ नहीं जीत पाती। शहर जागा, लोग उठे, काम पर गए, बच्चे स्कूल पहुंचे, चाय बनी, अखबार खुले। किसी ने नहीं कहा कल कुछ बड़ा हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी चीजें अखबार में नहीं छपती। घाट पर सीढ़ियां थीं, सामान्य, पत्थर की, ठंडी। कोई टूटी नहीं, कोई नहीं, और सबसे जरूरी, कोई अलग नहीं। आदित्य सुबह सुबह टहलने निकला। अब उसके बालों में हल्की सफेदी थी, चेहरे पर कोई भारीपन नहीं। वो उसी जगह रुका जहां कभी अंतिम सीढ़ी हुआ करती थी, या शायद हमेशा थी। उसने नीचे देखा, कोई अंधेरा नहीं, कोई धड़कन नहीं, बस पानी बहता हुआ, न रुकता न गिनता। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या ये सब खत्म हो गया? जवाब तुरंत नहीं आया, और यही सबसे सच्चा जवाब था, क्योंकि अंत कभी साफ नहीं होता। वो धीरे धीरे कहानी से निकलता है और जिंदगी में घुल जाता है। आदित्य लौटने लगा। पीछे मुड़कर एक बार फिर देखा। सीढ़ियां बस सीढ़ियां थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ था। उसी दिन कहीं और एक लड़की इंटरव्यू के बाहर रुकी। दरवाजा खुला था, अंदर से नाम पुकारा गया। उसका दिल तेज धड़का। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई, फिर एक सांस ली और अंदर चली गई। कहीं एक आदमी फोन उठाने से पहले रुका, सच बोला। कहीं एक बच्चा रोने से पहले रुका, पूछ लिया। कहीं भी कोई सीढ़ी नहीं बनी, लेकिन हर जगह कोई न कोई उस पर खड़ा था। आदित्य ने घर आकर अपनी किताब का आखिरी पन्ना खोला। लिखा, अंतिम सीढ़ी कोई जगह नहीं, कोई कहानी नहीं। वो पल है जब डर कहता है भागो और इंसान कहता है रुको। उसने कलम रख दी, किताब बंद की। रात को शहर सो गया, बिना पहरे, बिना चेतावनी। और बहुत नीचे, या शायद बहुत भीतर, कुछ हमेशा के लिए शांत रहा। लेकिन अगर आज या कल या किसी और दिन आप कहीं रुक जाएं, बिना वजह, बिना तालियां, तो समझिए कहानी खत्म नहीं हुई है, वो बस आप तक पहुंच गई है। अगर आपको ये केस पसंद आया तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए डिटेक्टिव डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।